हेलो बच्चों, वेलकम टू के डी सिंह नारायण पावर्ड बाई आकाश इंस्टीट्यूट। और आज हम आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। तो आपको डीपीपी मिला हुआ है और वहीं से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पर देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है, ए स्ट्रीम of water flowing horizontally with the speed of 15 meter per second gushes out of a tube of cross section area 10 की power minus 2 meter square and hits a vertical wall. The force exerted on the wall, क्वेश्चन में force exerted on the wall by the impact of water। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा एक वॉल है। इस वॉल पे एक पाइप द्वारा यहाँ पर पानी डालना है। चलो ये मान लेते हैं ये पाइप है और यहाँ से जो मान लेते हैं ये पाइप है, यहाँ से जो वाटर इस पे डाल रहे हैं तो इसके कारण इस वॉल पे कितना फोर्स आएगा ये आपको निकालना है, ठीक है ना। तो आपको मालूम है जो F होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या डेल्टा P बाई डेल्टा T लिखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वाटर डज नॉट रिबाउंड, यानी कि अगर मान लो यहाँ से उसकी वेलोसिटी v हो तो रिबाउंड नहीं होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 लिखना है। तो यहाँ पर मोमेंटम लिखते हैं m इंटू वी और चेंज यहाँ पर लिखना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई यहाँ पर टाइम लिखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, m बाई टी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और यहाँ पर केवल इनिशियल वेलोसिटी बचेगा और उस इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग v लिख लिया तो mv बाई टी आया। अब यहाँ पर m बाई टी को हम लोग देखो ध्यान से, अच्छा यहाँ पर जो m बाई टी आया है इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे और इस m बाई टी को यहाँ पर जो लिखा है m को लिख सकते हैं वॉल्यूम, m को लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना, मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई टाइम और यहाँ पर वेलोसिटी v है। वॉल्यूम पर सेकेंड ये है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। वॉल्यूम पर सेकेंड को एरिया इंटू वेलोसिटी लिखा जाता है, कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी। तो ये फार्मूला a v स्क्वायर इंटू डेंसिटी बना, यानी कि हमारे पास जो फोर्स आएगा उसका जो फार्मूला बनेगा वो एरिया वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू डेंसिटी बनेगा। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, a की वैल्यू क्वेश्चन में 10 की पावर माइनस 2, वेलोसिटी की वैल्यू क्वेश्चन में है 15, स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 और डेंसिटी ऑफ वाटर 10 की पावर 3 होता है। तो -2 यहाँ पर, यहाँ एक बच जाएगा 10 और 2250, तो यहाँ पर जो पहला आंसर होगा वो 2250 न्यूटन, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो फर्स्ट का सी आंसर आ जाएगा। अगला हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ए क्रिकेटर हिट्स ए बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम कमिंग टुवर्ड्स हिम विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड द बॉल बाउंस बैक विद द सेम स्पीड। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर हम लोग जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो अगर मान लें कि अगर कोई, ये मान लेते हैं कि ये हमारा बल्ला है, ठीक है ना, और कोई पर्सन इस पे बॉल को हिट कर रहा है, तो बॉल जो हिट हो रही है इसकी तरफ जो बॉल आ रही है उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। तो बॉल जो है इस पे 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही है और जब हिट करेगा तो सेम स्पीड से लौट जाएगी। तो बॉल जब इधर जाएगी लौटेगी तो उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में बताना है टाइम ऑफ इम्पैक्ट अगर 150 सेकेंड है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो फोर्स होता है वो एम बी फाइनल माइनस बी इनिशियल बाई टी होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में देखो, जब वेलोसिटी की वैल्यू सेम हो, बस डायरेक्शन बदला होगा तो जो मैग्नीट्यूड आएगा फोर्स का वो आएगा हमारा m इंटू वी बाई टी, ठीक है ना। जिस वेलोसिटी से, अगर इसकी वेलोसिटी v हो और लौटते समय इसकी वेलोसिटी फिर b हो तो जो फोर्स आएगा वो 2mv/t आएगा।
तो 2 ऐसे रहने दो। m की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1 किलोग्राम, वेलोसिटी की वैल्यू 20 और जो टाइम है वो 1/50 है। 50 ऊपर चला जाएगा, 50 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 इंटू 2 40 हो गया, इंटू 50 तो 4 इंटू 5 हो गया हमारा 20 और 2 जीरो और लगा दो तो यानी 2000 न्यूटन इसका आंसर होगा सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। और जैसे आपने पढ़ा कि अगर किसी वॉल पे कोई बॉल टकराए, है ना, बॉल v वेलोसिटी से जा रहा है और टकरा के उसकी वेलोसिटी फिर से v हो गई, v वेलोसिटी से लौट जाए, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो हमारा आता है 2mb/t, है ना, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर, उसके आगे का देखिए थर्ड क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज गिवन बाई, तो यहाँ पर फोर्स का वेक्टर में दिया है तो F इक्वल टू है 6i माइनस 8j प्लस 10k। क्वेश्चन में हमको बताना है एक्सेलेरेशन का वैल्यू 1 है, मास क्या होगा, तो मास F बराबर m है, तो m बराबर क्या होगा F/a। तो पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे F का, तो F का मैग्नीट्यूड आएगा, वेक्टर है ना, तो मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 36 प्लस 8 का कोफिशिएंट 64 प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गया अंडर रूट 200, अंडर रूट 200 को हम लोग लिख सकते हैं 10√2, ठीक है ना। तो F की वैल्यू 10√2 आएगी, 10√2 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 1, तो आंसर जो आएगा वो 10√2 यानी पहला आंसर आएगा। ठीक, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके आगे है कुछ, देखिए ध्यान से। ए बॉडी इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एंड ए फोर्स F इज नीडेड टू स्टॉप इफ हिट इन अ डिस्टेंस x, तो x डिस्टेंस चलकर कोई बॉडी जाके रुक जा रही है। तो मान लेते हैं ये अगर गाड़ी है और इसकी स्पीड अगर u है, तो फाइनल अगर गाड़ी रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। क्वेश्चन में फोर्स कितनी दूरी चल के रुक गई, x दूरी, तो इक्वेशन लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी 2a इंटू x, ठीक है ना। फाइनल क्या करना है, रुकना है यानी 0 कर देंगे, तो u स्क्वायर माइनस 2ax, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, x बराबर हो गया u स्क्वायर बाई 2a, और एक्सेशन को हम लोग लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं F/m, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हमारा डिस्टेंस का बन गया। अब क्वेश्चन में इसी फार्मूले का यूज करेंगे। क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 1 और बाद में इसकी स्पीड कितनी कर देनी है 3। फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में बतानी है और बॉडी का मास सेम होगा, डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर x और m कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से आपको दिख रहा है F प्रोपोर्शनल टू u का स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल टू u का स्क्वायर। यहाँ पर जब मास, यहाँ पर वेलोसिटी 1 थी तो फोर्स F लग रहा था, वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया, वेलोसिटी कितना कर दिया 3 गुना, तो F डैश हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो F डैश कितना हो गया 9 F के बराबर हो गया, ठीक है ना। U की वैल्यू कितना दिया है 1, यहाँ पर F की U की वैल्यू कितना है 1, तो F की वैल्यू हो गई 1, तो 9 इंटू 1 की वैल्यू हो गई 9F। तो अगर वेलोसिटी को 3 गुना करेंगे, डिस्टेंस सेम रखें और मास अगर सेम है, तो जो फोर्स है वेलोसिटी को डबल करेंगे, यानी कि 3 गुना करें या डबल करें, जैसा भी होगा u स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से रिलेशन आपको रखना है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। 2 bodies of mass 3 kg and 4 kg are suspended at the ends of a massless string passing over a frictionless pulley। एक्सेशन बताना है, तो 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम यहाँ पर मान लेते हैं, एक मास है 3 किलोग्राम का और एक पुल्ली से लगा हुआ है, दूसरा मास है 4 किलोग्राम का। ये पुल्ली फिक्स है, बताना है
एक्सेशन क्या होगा। तो आपको मालूम है अगर ये ए एक्सेशन से नीचे जाएगा तो ए एक्सेशन से ये ऊपर जाएगा। एक्सेशन बराबर हो जाएगा, ये वाला मास हो गया 4 और माइनस करेंगे इधर का मास को 3 डिवाइडेड बाई 4 + 3 7 इंटू जी। ये हमारा डायरेक्ट निकालने का तरीका है। एक्सेशन बराबर होता है m2 माइनस m1 अपान टोटल मास m1 + m2 इंटू जी। इससे निकालते हैं। इस वाले मास को m2 मान लिया, इस वाले मास को m1 मान लिया। तो अगर ये नीचे जा रहा होगा तो इस जो नीचे जाएगा उसको लिखो, माइनस करो जो ऊपर जा रहा है अपान टोटल मास इंटू जी। 4 - 3 हो गया हमारा 1। आंसर आएगा g/7 10/7 और 10/7 को हम लोग लिख सकते हैं 1.4। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। ए मैन इज रेस्ट इन द मिडिल ऑफ ए हॉरिजॉन्टल प्लेन of perfectly smooth ice. He can move himself to shore by making use of Newton. तो अगर कोई पर्सन रेस्ट में है और स्मूथ आइस है, स्मूथ आइस है, परफेक्टली स्मूथ है मतलब फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है और उसको किनारे पहुंचना है तो क्या करेगा कि वो कुछ बॉडी को अपने, मान लो कोई अगर कुछ उसके पास में है तो वो क्या करेगा कि उसको आगे की ओर फेंकेगा। तो अगर आगे फेंकेगा तो पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। एक्शन रिएक्शन, रिएक्शन से फ्रिक्शन वहां पर है नहीं क्योंकि स्मूथ है, तो फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। तो क्या करेगा कि अगर उसको आगे जाना है तो वो अपने अपने में से कुछ फेंकेगा पीछे की तरफ। तो पीछे अगर फेंकेगा तो उसको रिएक्शन मिलेगा आगे की तरफ और वो आगे पहुंच कर किनारे पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो अगर फ्रिक्शन उसको मिल नहीं रहा है तो फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी कैसे चलेगी। तो वो क्या करेगा, एक्शन रिएक्शन यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ का यहाँ पर यूज करते हुए वो किनारे पे पहुंच सकता है। तो अगर वो कुछ भी उसके पास है तो वो क्या करे, उसको जिधर चलना उसके अपोजिट डायरेक्शन में फेंके। तो जिधर फेंकेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या मिलेगा, रिएक्शन फोर्स मिलेगा, तो वो आगे बढ़ता जाएगा। चलिए तो थर्ड ला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए भाई, अभी ये पढ़ चुके थे फार्मूला। ए स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टल विद स्पीड ऑफ v गसेस आउट ए ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू निकालना था, तो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया। और फोर्स जो होगा वो mv/t। m को लिख सकते हो, मास को कैसे लिख सकते हो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू v/t। v/t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू डेंसिटी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द मास ऑफ बॉडी मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस इन ए लिफ्ट एट रेस्ट। क्वेश्चन में लिफ्ट रेस्ट में है और इफ लिफ्ट इज गोइंग अप विद एक्सेशन ए। मास बताना है, क्वेश्चन में मास बताना है, वेट नहीं बताना है। तो तुम्हें मालूम है मास जो है वो जी, मास के लिए हमें मास तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, तो मास तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि इसका मास m ही रहेगा। अगर वेट बोला जाता तब तुम उसको लिखते, अगर वेट लिखते यानी W निकालना होता तो हम लोग m, और अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो G+A लगाते हैं वेट के लिए। लेकिन क्वेश्चन में मास पूछा है, क्वेश्चन में इस पे ध्यान दो, मास पूछा है तो मास उसका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर उसका वेट बोलते तो वेट उसका बढ़ जाता। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। ए होज पाइस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए डिलीवर वाटर विद वेलोसिटी v इफ द वाटर स्ट्राइक हॉरिजॉन्टली ब्लॉक ऑफ मास m केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब यहाँ पर देखो एक ब्लॉक है और उसको हम लोग, ये ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और यहाँ पर पानी जो है किसी पाइप से इसके ऊपर डाला जा रहा है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे कितना फोर्स लगेगा, F = अभी पढ़ा था, F = mv/t, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में बताना है इनिशियल एक्सेशन ऑफ द ब्लॉक, इसका एक्सेशन कितना होगा। तो इस पे जब फोर्स लगेगा तो ये ब्लॉक आगे जाएगा, तो इसका एक्सेशन बताना है। तो फोर्स कितना लगेगा mv/t,
तो क्वेश्चन में यहाँ पर हमको निकालना है एक्सेशन का वैल्यू। तो A बराबर हो जाएगा F/m और ब्लॉक का मास कितना है, ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m। तो यहाँ पर F की वैल्यू अभी हम लोगों ने लिखा था एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी अपान ब्लॉक का मास है m। तो ये वैल्यू आ जाएगी AV² इंटू रो अपान m, इसका आंसर होगा पहला। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। A block of mass 50 kilogram can slide on a rough horizontal surface. The coefficient of friction between block and surface is 0.6. Leads force of pull acting at 30 degree to upward direction, upward drawn vertical। का मतलब हुआ कि ये अगर ब्लॉक है और रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो वर्टिकल से कितना एंगल है, अगर इसको हम लोग वर्टिकल माने, वर्टिकल से एंगल दिया है 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री है। और फोर्स जो लग रहा है F मान लेते हैं और इसी F की वैल्यू निकालना है हमें। मास इसका 50 किलोग्राम है तो mg नीचे लगेगा, 50g नीचे लगेगा और n किधर लगेगा, ऊपर की ओर। फोर्स का कंपोनेंट बनाएंगे तो एक फोर्स हमारा हॉरिजॉन्टल में लगेगा F, इधर लगेगा cos 30 तो इधर F sin 30 लगेगा और इधर फोर्स जो आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में वो आएगा F cos 30, ठीक ना। हमको ब्लॉक को जस्ट स्लाइड कराना है, तो जस्ट स्लाइड कराने के लिए अब देखो ब्लॉक आगे चलेगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। अब यहाँ पर आपको निकालना है जस्ट स्लाइड की केस में वैल्यू। तो जस्ट स्लाइड के लिए जो आगे का फोर्स है F sin 30 वो किसके बराबर करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स के। और फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या होता है, म्यू इंटू एन। तो F sin 30 का वैल्यू 1/2, फ्रिक्शन फोर्स को म्यू इंटू एन लिखेंगे और म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 0.6। एन का वैल्यू यहाँ पर देखो ध्यान से n प्लस F cos 30, ये दो फोर्स ऊपर लग रहे हैं तो यहाँ पर अगर n लिखेंगे तो n बराबर हो जाएगा 50g माइनस का F cos 30, ये वैल्यू रखेंगे n का। तो यहाँ पर n को ध्यान से देख लो, n क्या रखना है यहाँ पर, तो n की जगह पर हम लोग देखो म्यू इंटू एन होता है, म्यू की जगह पर 0.6 रख दिया, म्यू की जगह 0.6 रख दिया, n का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास F/2, म्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 0.6 दिया है, n की वैल्यू हमारे पास है 50g, 50g मतलब 500 माइनस F cos 30, F cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन में F वैल्यू निकालना है F, तो F बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो अगर 0.6 का यहाँ पर F/2 और ये 0.6 इधर ले आओ तो ये वैल्यू हो गया F/1.2 बराबर। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू आ गई हमारी 500, ये वाला वैल्यू इधर ले आएंगे, ये वैल्यू इधर आके जुड़ जाएगा F√3/2 बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया 500, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है भाई। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई है F/1/2 प्लस F√3/2 बराबर 500। तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, चलो इस वाले को थोड़ा हटाते हैं, यहाँ पर यहीं पर सॉल्व करेंगे। आगे से यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर हमारे पास F अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू बचेगा, एलसीएम ले लेंगे 1 ये वाला एलसीएम लेंगे 1.2 और 2, तो ये 2.4 हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2F प्लस और 1.2 F√3 बराबर कितना आएगा 500, ये वैल्यू 500 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से F अगर हम लोग कॉमन लेंगे ये वैल्यू इधर चला जाएगा, तो 2F प्लस 1.2 इंटू √3 का वैल्यू 1.7F
बराबर आ गया 500 इंटू 2.4, तो ये वैल्यू 500 इंटू 2.4 लिखेंगे, ठीक। पॉइंट से 0 हट जाएगा और 42.4 इंटू, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 4 0 ऐसे बढ़ा दें, ये 0 आ गया, 1200, ठीक है ना, 1200 आएगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी, जो वैल्यू सॉल्व करने पे आएगा 2f प्लस 1.2 और 1.7 को मल्टीप्लाई करो, तो 1.2f और 1.7f ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 2.04, ठीक है ना। तो ये वैल्यू 2.04, ये 2 है, तो हमारे पास आया 2f प्लस 2.04f बराबर 1200, ठीक है ना। तो अगर इसको 2 मान लें तो 2f प्लस 2f मिला के ये हो 4f, तो 4f बराबर हो गया 1200, तो f बराबर हमारा कितना आ गया 300 न्यूटन आएगा। हमको किलोग्राम वेट में बताना है, तो g से डिवाइड करेंगे और g से डिवाइड करेंगे लगभग 30 के आसपास आंसर आएगा, ये न्यूटन में आया है। और f बराबर कितना लिखोगे 30 किलोग्राम वेट, g से डिवाइड कर देंगे तो न्यूटन जो है किलोग्राम वेट में बन जाएगा, तो ये पहला आंसर आ जाएगा। तो पहले तो FBD बनाएंगे, फोर्स यहाँ पर लग रहा है आगे की तरफ, F sin 30, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू F मान लेंगे और N का वैल्यू ध्यान से रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ए ब्लॉक इज एट रेस्ट एंड ए इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, एज द एंगल अल्फा ऑफ द इंक्लाइन इज इंक्रीज द ब्लॉक जस्ट स्लिपिंग। तो ब्लॉक जस्ट स्लिपिंग की केस में आपको मालूम है एंगल ऑफ रिपोज पड़ा हुआ, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है भाई, एंगल ऑफ रिपोज होता है कि जब हम लोग किसी बॉडी को मान लो ऐसा रखा है, इसको उठाते जाएं और वो इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ पे आके रुक जाए, और इसके बाद अगर थोड़ा भी एंगल बढ़ाएंगे तो ये स्लाइड करने लगेगा। तो जस्ट स्लाइड की कंडीशन में जो एंगल होता है उसी एंगल को हमको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, और इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं म्यू बराबर tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो tan थीटा के बराबर होता है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ 6 किलोग्राम रेस्ट ऑन ए लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन हुज स्लोप इज 30 डिग्री। तो स्लोप 30 डिग्री है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम इंक्लाइन प्लेन पे है, मतलब म्यू एस बराबर हो गया tan 30। तो क्वेश्चन में म्यू एस की वैल्यू मालूम हो गया 1/√3। ए प्लेन इज रेज टू स्लोप ऑफ 60, अब प्लेन को हम लोग ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं और इसको ये 60 डिग्री तक कर दिया, तो ये स्लाइड करेगा इधर। तो क्वेश्चन में बताना है द फोर्स अलोंग द प्लेन रिक्वायर्ड टू सपोर्ट इट, तो इसको रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसको फोर्स जो लगेगा वो F = mg, फोर्स हमको इसको सपोर्ट करना है। द फोर्स इन किलोग्राम वेट अलोंग द प्लेन रिक्वायर्ड टू सपोर्ट, जिसके सपोर्ट में कितना फोर्स लगेगा, तो F बराबर mg sin 60 माइनस म्यू cos 60, ठीक है ना। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। अगर स्लाइड इधर करेगा तो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, अगर कोई ब्लॉक इधर आता है तो एक्सेशन इस साइड में लगेगा, और जो फोर्स होगा F बराबर m इंटू ए, और a का वैल्यू कितना होता है, नीचे की तरफ एक्सेशन होता है g sin थीटा माइनस का म्यू cos थीटा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हमको यहाँ पर लगाना है, m से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, F = m की वैल्यू देखो ध्यान से, क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में m की वैल्यू 6 किलोग्राम ये दिया है, 6 किलोग्राम, 6 g की वैल्यू 10, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस का म्यू cos, म्यू का वैल्यू तुम्हें दिया है 1/√3, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2,
ठीक है ना। अब पूरी इक्वेशन में √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 अपॉन √3, तो इससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। सॉल्व करते हैं भाई, देखो इसको सॉल्व करते हैं। 60 हो गया, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मिलके 3 हो गया, और √3 नीचे आ जाएगा तो 2√3 नीचे आ गया, माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर √3 नीचे √3 कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/2√3। तो ये नीचे वाला वैल्यू सेम है तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 2/2√3, 2 कट गया, तो आंसर आ गया 60/√3। 60/√3 को हम लोग लिख सकते हैं, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो 20√3। तो इसका राइट आंसर होगा 20√3 न्यूटन। किस में आएगा? न्यूटन में। हमें बताना है क्वेश्चन में किलोग्राम वेट में, तो किलोग्राम वेट में हम लोग क्या लिखेंगे, जो वैल्यू आया न्यूटन में उसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो 20/√3 डिवाइडेड बाई 10, ये आंसर आएगा किलोग्राम वेट में। तो 0 से ये कट गया तो आंसर 2√3 आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। फ्रिक्शन का यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में, द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस। सर फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है, रेशियो ऑफ T1 एंड T2, तो T1 यहाँ पर है। अब जब भी क्वेश्चन में हमको टेंशन निकालना है तो यहाँ पर देखो टेंशन निकालना है T1 इस वाले पे, तो इस वाले पे टेंशन लिख रहे हैं T1, तो जिधर फोर्स लग रहा है इधर फोर्स लग रहा है, और फोर्स इधर F है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F cos 30। अब देखो ध्यान से एक ट्रिक बताते हैं, तो जहां पूछा जाए वहां लाइन खींचो, जिधर फोर्स लग रहा है उधर के मास को छोड़ दो, तो इधर फोर्स लग रहा है यानी 15 किलोग्राम मास छोड़ दो, जो इस लाइन के इस साइड में होगा उनके मास को जोड़ दो। 12 और 3 जुड़ गया, कितना हुआ 15 डिवाइडेड बाई, जिसको ऐसे भी लिखो जिससे कि तुम्हें आइडिया रहे कौन से मास को हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे लेंगे, लाइन के इस साइड वाले मास को लेना है, तो हमारे पास मास कौन सा बचा 3 + 12, 3 + 3 + 12 3 + 12 डिवाइडेड बाई टोटल मास 15 और ये टोटल मास हो गया 30 इनटू जो फोर्स इसको लगाया जा रहा है खींचने वाला F cos 30, ये T1 आ गया, ठीक है ना। T2 निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे लाइन खींचेंगे, और T2 का वैल्यू लिखने के लिए अब देखो T2 के इस साइड में फोर्स लग रहा है, इस साइड में फोर्स नहीं लग रहा है, तो जिधर फोर्स नहीं लग रहा है वो वाला मास लेंगे, तो 3 डिवाइडेड बाई टोटल मास 30, और जो फोर्स इसको खींच रहा है उसका वैल्यू F cos 30 है। T1/T2 करेंगे, तो T1/T2 करेंगे तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये कितना हो गया 15/30, ये कट गया 1/2, 1/2 cos F cos 30 और F cos 30 कट जाएगा, ये बचा 1/10, तो 1/10, ठीक है ना। 10 ऊपर जाएगा, 10/2, 5/1, रेशियो होगा 4, चौथा आएगा 5:1। क्वेश्चन है 2 masses A and B ऑफ 10 किलोग्राम। देखो ये वाला मास 10 किलोग्राम है और ये वाला मास हमें दे रखा है 5 किलोग्राम। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है, दे रखा है 0.2। मिनिमम मास C दैट शुड बी प्लेस ऑन A टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग इज इक्वल टू, C को इसके ऊपर रखेंगे, ये मूव ना करे। मूव तब नहीं करेगा जब इस पे जो टेंशन लग रहा है वो यहाँ के फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाए। तो ब्लॉक कब नहीं मूव करेगा, जब T की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाए। अच्छा ये ब्लॉक नहीं चलेगा तो यहाँ पर जो टेंशन लग रहा है वो mg के बराबर होगा, तो T की वैल्यू तुम लोग लिख सकते हो 5g, और फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया म्यू इंटू n, और n हो गया मास ऑफ A प्लस मास ऑफ C म्यू n, है ना। n की वैल्यू ये रख देंगे, g से g कैंसिल हो गया, और 5 म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में 0.2, ma का वैल्यू क्वेश्चन में 10 प्लस mc का वैल्यू क्वेश्चन में निकालना है।
ठीक। तो ये अगर हम लोग इसको इधर ले आएंगे 50, ये 25 हो गया, तो एम सी वैल्यू हो गया 25 माइनस 10, 15 किलोग्राम। चौथा आंसर सही होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। ए ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन ए रफ टेबल, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है। इफ द अप्लाइड फोर्स इज 100 न्यूटन, देखो अगर अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन है तो मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स की पहले वैल्यू निकाल लें, म्यू इंटू एन से, और एन का वैल्यू हो गया एम जी। म्यू एस का वैल्यू 0.4, एम का वैल्यू 5, जी का वैल्यू 10, तो ये वैल्यू आ गया 20 न्यूटन। इसका मतलब जो अप्लाइड फोर्स है एफ की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स के लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मैक्स ज़्यादा है तो ब्लॉक चलेगा, और जब ब्लॉक चलेगा तो अब आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है एफ के, उसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू के इंटू एम जी। तो यहाँ पर म्यू के का वैल्यू 0.3, एम का वैल्यू है 5, जी का वैल्यू 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 30 कह रहे हैं 15 न्यूटन। ये आंसर आ गया कितना, 15 न्यूटन। अब ध्यान से देखो, तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा, सी, सी। ठीक है ना। अगर अब कहीं पर ये शायद आंसर इसमें शायद पहला दिया है, पहला आंसर तब आता है जब ये 100 की बजाय अगर इसको एफ की वैल्यू अगर 10 दिया होता, यहाँ पर ये 100 दिया है तो ब्लॉक चलेगा। अगर ये वैल्यू 10 न्यूटन होता, तो अगर ये ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू 10 न्यूटन होता तो ब्लॉक नहीं चलता, और जब ब्लॉक नहीं चलता तो उस पर अप्लाइड फोर्स ही फ्रिक्शन फोर्स होता, तब आंसर 10 आता। तो इस क्वेश्चन में करेक्शन है, करेक्शन ये है कि इस फोर्स को या तो फिर 10 रखो तो आंसर 10 आएगा, और अगर इसमें करेक्शन नहीं है तो इसका आंसर फिर 15 आएगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स हम लोग निकालेंगे वो काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा इस क्वेश्चन में, अगर आंसर पहला दे रहा है तो ये जो फोर्स 100 है उसकी जगह पर 10 न्यूटन रखेंगे, तो 10 न्यूटन से आंसर 10 आएगा, और अगर ये 100 रखोगे तो आंसर 15 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा। तो करेक्शन बता दिया आपको, तो वो देखकर आप क्लास क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, ए बॉडी ऑफ मास 60 किलोग्राम इज ड्रैग्ड विद जस्ट एनफ फोर्स टू स्टार्ट, यानी कि लिमिटिंग वाली कंडीशन है, बस फोर्स लगाओगे ब्लॉक चल जाएगा। रफ सरफेस विद कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दिया है। ऑन अप्लाइंग द सेम फोर्स ए बॉडी मूव्स, व्हाट इज द एक्सेशन, एक्सेशन की वैल्यू निकालना है। तो अगर किसी ब्लॉक है, मान लेते हैं रफ सरफेस पे रखा है, 60 किलोग्राम का है, और इस पे जस्ट एनफ फोर्स टू स्टार्ट, तो जस्ट एनफ फोर्स का मतलब इस पे फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर फोर्स रखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बताना है एक्सेशन क्या होगा। तो अगर मान लो एफ रखें और एफ का वैल्यू किसके बराबर रखें, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा आगे, फ्रिक्शन फोर्स कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे, बराबर एम इंटू ए लिखेंगे। एफ कितना लगाएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर, और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया म्यू इंटू एम इंटू जी। म्यू एस की वैल्यू 0.5, एम की वैल्यू 60, जी की वैल्यू 10, तो पॉइंट से ये हट गया 10, 300, तो 300 का फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू के इंटू एम जी बराबर एम इंटू ए, वैल्यू पुट कर देते हैं 300। म्यू के का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में म्यू के का वैल्यू दिया है 0.4, एम का वैल्यू 60, जी की वैल्यू 10 बराबर 60 इंटू ए। तो ये 10 से पॉइंट हट जाएगा, ये 240 आ जाएगा, 300 माइनस 240 ये हो गया 60 बराबर हो गया 60 इंटू ए। तो 60 से 60 कट गया तो ए का वैल्यू 1 आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 के करीब वैल्यू कौन सी है, तो एन ये आ जाएगा। अगर हम लोग जी की वैल्यू 9.8 रख देंगे तो ये एग्जैक्ट आंसर 0.98 आएगा। अगर जी का वैल्यू 10 लोगे तो आंसर 1 आएगा, तो 1 के करीब यही आंसर है, तो यही सही होगा। अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ए रोप ऑफ लिफ्ट ब्रेक सडनली, द टेंशन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ लिफ्ट
एक्सेशन यहाँ पर ए है। अगर लिफ्ट देखो टूट गई, रोप ऑफ लिफ्ट ब्रेक सडनली, तो जो यहाँ पर टेंशन होगा, जैसे मान लो ये और ये यहाँ पर टेंशन लग रहा था, जैसे लिफ्ट टूटेगा टेंशन का वैल्यू 0 हो जाएगा, टेंशन का वैल्यू 0 हो जाएगा और लिफ्ट जो है फ्री फॉल होके गिरेगा। तो टेंशन की वैल्यू क्वेश्चन में निकालेंगे तो आंसर आएगा 0। चलिए अगला करते हैं। ए स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच्ड टू द सीलिंग ऑफ ए लिफ्ट, मैन हैंग हिज बैग ऑन द स्प्रिंग एंड द स्प्रिंग रीड 49 न्यूटन व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी। तो जब लिफ्ट स्टेशनरी है तो इस समय जो वेट होता है वो हमारा रियल वेट होता है ना, रीडिंग जो आती है वो mg के बराबर होती है, और ये कितना आया 49। इफ द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेशन ऑफ 5 न्यूटन पर सेकेंड। अब लिफ्ट बोला जा रहा है कि अगर नीचे की तरफ जाए, एक्सेशन का वैल्यू 5 हो, तो रीडिंग क्या आएगी। अब देखो जो रीडिंग आएगी, अब लिखोगे R बराबर m और स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो यहाँ पर G माइनस A हो जाएगा। अब जो नया रीडिंग आएगा वो हमारा mg माइनस A हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर न्यूटन में ये वैल्यू दिया है कितना 49 न्यूटन, तो ये 49 बराबर m इंटू जी, और g का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर 10 रख दें तो m का वैल्यू आ जाएगा 4.9, g का वैल्यू 10 रखेंगे तो मास का वैल्यू 4.9 यहाँ पर किलोग्राम आ गया। g की वैल्यू हम लोग 10 रख रहे हैं, एक्सेशन का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर m की वैल्यू 4.9 और 10 माइनस 5 मतलब 5 होगा, और 4.9 इंटू 5 करेंगे तो 50 इंटू 5 लगभग 25 यानी 24 के आसपास लगभग आंसर आएगा। तो आंसर सेकंड सही होगा। लिफ्ट नीचे जाएगा तो G माइनस A लगाना है, ऊपर जाता तो G प्लस A हो जाता है। A body of mass 5 किलोग्राम start from the origin with initial velocity दे रखा है, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितना है 30, तो ये वाला वैल्यू हमारा ux है और ये वाला वैल्यू uy है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल x डायरेक्शन में वेलोसिटी 30 है और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 40 है। एक कांस्टेंट फोर्स यहाँ पर लग रहा है माइनस का i और प्लस का 5j, तो यहाँ पर जो एक्सेशन है वो हमारा 2 डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर हम लोग इसको बनाएं, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारी ux है 30, ठीक है ना। इधर जो रिटार्डेशन लग रहा है माइनस का a, देखो माइनस का i लिखा है, तो रिटार्डेशन इधर लग रहा है। तो इस साइड में जो x डायरेक्शन में एक्सेशन है वो 1 है अपोजिट डायरेक्शन में। ब्लॉक y डायरेक्शन में चल रहा है, इस साइड में वेलोसिटी uy है और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी में 40 दिया है, और जो एक्सेशन है वो माइनस में है 5, तो एक्सेशन नीचे की तरफ लग रहा है माइनस का 5। अब क्वेश्चन में बताना है द टाइम इन व्हिच y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम 0, y की वैल्यू कब 0 होगा। तो vy बराबर uy माइनस gt, मोशन की इक्वेशन लिखेंगे, और चूंकि क्वेश्चन में एक्सेशन दिया है तो g की जगह यहाँ पर a लेंगे। y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 करना है, vy की वैल्यू 0 हो गया, uy की वैल्यू क्वेश्चन में 40 है, माइनस ay की वैल्यू क्वेश्चन में 5 है और माइनस में है तो हमने साइन पहले से ही माइनस लिख दिया था, और t की वैल्यू क्वेश्चन में हमें निकालनी है। टाइम इज द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम 0। अच्छा, a का वैल्यू रखना है, तो a का वैल्यू यहाँ पर ये f का वैल्यू है, f बाई m करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा फोर्स है, ये हमारा यहाँ पर फोर्स है, एक्सेशन नहीं दिया फोर्स दिया है। तो यहाँ पर एक्सेशन निकालोगे तो f बाई m करोगे तो 5/5 करोगे तो ay का वैल्यू कितना आएगा 1, ay का वैल्यू 1 आया। यहाँ पर देखो fx का वैल्यू 1 है तो ax का वैल्यू f बाई m, f का वैल्यू 1/m करोगे, है ना। हमें ये वाला वैल्यू चाहिए 1 का y डायरेक्शन में, तो यहाँ पर y डायरेक्शन का जो एक्सेशन आएगा वो 1 आएगा। यहाँ पर गलती हो सकती है तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये वैल्यू 1 आएगा इंटू t।
तो t बराबर कितना आ जाएगा 40 सेकेंड। 40 सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। तो ध्यान से देख लो भाई, क्वेश्चन में क्या करना है। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया है इनिशियल, वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी दिया है। जो फोर्स लग रहा है वो माइनस में लग रहा है, एक्स में 1 और 5 लग रहा है वाई डायरेक्शन में। फोर्स से हम लोग मास निकाल सकते हैं दोनों डायरेक्शन में, ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन में। ए ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। परपेंडिकुलर फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो अगर ये ब्लॉक है 5 किलोग्राम का और इस साइड में स्पीड है उसकी 1.5 मीटर, परपेंडिकुलर इस साइड में फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, 4 सेकंड के लिए लगना है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताना है। तो देखो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 1.5 है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 1.5 है। इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस डायरेक्शन की जो डिस्टेंस आएगी एक्स डायरेक्शन में वो ux इंटू टी से आएगी। ux की वैल्यू 1.5, टाइम की वैल्यू क्वेश्चन में 4 रखना है, तो ये वैल्यू आ गया 6 मीटर। एक्स डायरेक्शन में 6 मीटर जाएगा। वाई डायरेक्शन में देखो, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, वाई डायरेक्शन की निकालेंगे तो यू वाई का वैल्यू इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए का वैल्यू एफ बाई एम रख देंगे 1/2 एफ बाई एम। एफ का वैल्यू क्वेश्चन में 5 है और मास 5 है, टाइम का वैल्यू 4 है, स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। 5 से 5 कट गया, 2 से 16 कट गया, 8 आया। तो इधर कितना चलेगा 8 मीटर, इधर कितना चला 6 मीटर। तो हमारे पास इधर 6 मीटर हो गया और इधर कितना हो गया 8 मीटर। तो रिजल्टेंट वैल्यू अगर हमको लिखना है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और इसको अंडर रूट में लिखेंगे, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 10 मीटर। अगला करते हैं क्वेश्चन। ए लिफ्ट ऑफ मास 1000 किलोग्राम इज मूविंग विद एक्सेलेरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। तो लिफ्ट का कोई भी क्वेश्चन हो और यहाँ पर टेंशन बताना है, तो अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो टेंशन की वैल्यू जो होगी वो मान लेते हैं एक्सेलेरेशन कितना दिया है a बराबर 1। तो टेंशन जो लिखोगे वो m, सीडो फोर्स नीचे लगेगा, g की वैल्यू नीचे लगेगा तो mg माइनस a होता है। अगर लिफ्ट नीचे जाएगी, लिफ्ट ऊपर जाएगी तो g माइनस a करना है, g प्लस a। सीडो फोर्स देखो g नीचे लगेगा, सीडो फोर्स नीचे लगेगा तो g प्लस a हो जाएगा। क्वेश्चन में m का वैल्यू दिया है 1000, g का वैल्यू हमने 10 ले लिया, a का वैल्यू 1 ले लिया, तो लगभग 11। अगर 10 रखोगे तो 11,000 आएगा और 9.8 रखोगे तो 11,000 से थोड़ा कम आएगा। तो यहाँ पर g की वैल्यू कितनी रख दें 9.8, तो इससे वैल्यू जो आएगी वो हमारी 11,000 से थोड़ा कम आएगा, तो 10,800 ये वैल्यू आएगा। अगला है क्वेश्चन। ए मैन वेट 80 किलोग्राम, he stand on a weighting scale in a lift which is moving upward with a uniform acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड। What would the reading? फिर से वही क्वेश्चन है। लिफ्ट जो है वो किधर जा रही है, ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन 5 है। तो आपको मालूम है रीडिंग की वैल्यू या टेंशन की वैल्यू mg प्लस a होगा। सीडो फोर्स नीचे लगेगा, g नीचे लगेगा, दोनों जुड़ जाएगा, g प्लस a लिखेंगे। मैन का वेट 80 है, g का वैल्यू हमने 10 लिया और a का वैल्यू 5 दिया है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 80 इंटू 15, ये हो गया 1200 न्यूटन। चलिए अगला करते हैं। ए मंकी ऑफ मास 20 किलोग्राम is holding a vertical rope. The rope will not break when mass 25 kilogram is suspended from it, but will break if the mass exceed 25 kilogram. तो अगर कोई मंकी है, मान लेते हैं ये हमारा पेड़ है, ये मान लेते हैं मंकी है, ठीक है ना। मंकी इस पे कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएगा कि ये डाल ना टूटे,
वो वैल्यू दिया है 25। तो ये हमारा टेंशन है मैक्सिमम, जो कि 25 इंटू जी लिखेंगे। तो ये टेंशन आ गया हमारा न्यूटन में। ठीक, मंकी का मास कितना है? मंकी का मास नीचे लगेगा कितना? mg 20 इंटू जी। टेंशन कहाँ लगेगा? टेंशन लगेगा ऊपर। मंकी को किधर चलाना है? मैक्सिमम एक्सेशन विद विच द मंकी कैन क्लाइंब। मंकी को ऊपर चढ़ाना है, तो ए एक्सेशन से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन बनाओ, ऊपर जा रहा है तो ऊपर का फोर्स है टेंशन, नीचे का फोर्स है mg बराबर मास इंटू एक्सेशन लिखेंगे और मैक्सिमम एक्सेशन का वैल्यू निकालेंगे। मैक्सिमम टेंशन कितना होगा? 25 इंटू जी, है ना। 25 इंटू जी मतलब हुआ 250 माइनस mg कितना होगा? मास है 20, g का वैल्यू 10 है, तो 20g यानी कि 200। 20 इंटू एक्सेशन की वैल्यू निकालेंगे। 250 माइनस 200, तो ये 50/20 बचेगा। तो एक्सेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो हमारा 250 माइनस 200 यानी 50 डिवाइडेड बाई 20। तो ये वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेशन आएगा। 2.5 सी ऑप्शन आएगा। चलिए अगला करते हैं। ए मैन फायर ए बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। द गन इज 1 किलोग्राम मास बाई व्हाट वेलोसिटी गन रिबाउंड बैकवर्ड। तो ये सब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से लगाया जाता है। मास ऑफ गन, वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन बराबर क्या लिखते हैं? मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है vg। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन बराबर मास ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन बुलेट कितना दिया है? 200 ग्राम। तो 200 ग्राम मतलब 10 की पावर -3। वेलोसिटी ऑफ बुलेट 5 डिवाइडेड बाई मास ऑफ गन 1। तो 200 इंटू 5 1000, 1000 और 10 की पावर -3 कट गया। आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम लोग गन से बुलेट को फायर करते हैं, बुलेट आगे जाती है तो गन पीछे आती है। जिस वेलोसिटी से गन पीछे आती है उसी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग लगाते हैं कि जो गन पहले रेस्ट में था, गन और बुलेट, बाद में भी क्या होना चाहिए? उसका मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो शुरू में 0 था, बाद में 0 होगा। तो अगर बुलेट आगे जाएगी तो गन पीछे जाएगा। ठीक है ना। तो वहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। चलिए अगला करते हैं। काइनेटिक एनर्जी above body is increased by 44%. What percentage momentum will change? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में k प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, या काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। हमको मोमेंटम में चेंज निकालना है, तो p प्रोपोर्शनल टू √k हो गया। p प्रोपोर्शनल टू √k यानी कि अगर हम लोग इसको P2/P1 लिखें, P2/P1 लिखें तो ये वैल्यू होगा √K2/K1। परसेंटेज चेंज लिखना है तो दोनों तरफ -1 कर देंगे। तो -1 क्यों कर रहे हैं कि ये वाला जो P2 - P1 है, तो ये हो गया डेल्टा P/P बराबर आया हमारे पास √K2। K2 का वैल्यू कितना रखोगे? काइनेटिक एनर्जी हमने मान लिया पहले 100 थी, कितना बढ़ गया? 44% बढ़ गया। तो K2 का वैल्यू हो गया 144। तो K2 की जगह पर 144 रखेंगे, K1 की जगह पर हम लोग 100 रखेंगे और -1 करेंगे। ठीक है ना। परसेंटेज, इधर का परसेंटेज का साइन बनाओ तो इधर पूरी वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वैल्यू हो गया 12/10। 12/10 यानी 1.2 - 1। 1.2 - 1 मतलब 0.2 इंटू 100। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 20% इंक्रीज होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। आंसर पहला होगा। अगला करते हैं क्वेश्चन। ए फोर्स ऑफ 59 इज एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम विच इज एट रेस्ट फॉर एन इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड, देन इम्पल्स। इम्पल्स को हम लोग देखो, फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और डेल्टा पी को ही हम लोग क्या लिखते हैं? इम्पल्स। तो इम्पल्स जो होता है वो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है डेल्टा
P बराबर F इंटू डेल्टा टी लिखेंगे। क्वेश्चन में F की वैल्यू दिया है डाइन में, तो क्वेश्चन में F की जगह पर हम लोग रखेंगे 50 और डाइन को न्यूटन में बदलेंगे, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, तो ये 10 की पावर -5 न्यूटन हो जाएगा। और जो क्वेश्चन में टाइम है वो 3 हो जाएगा, 50 इंटू 3 150 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -5 हो जाएगा। 2 जीरो यहाँ पर पॉइंट आगे बढ़ा देंगे तो 1.5 हो जाएगा, और 10 की पावर यहाँ पर 2 बढ़ाया तो 10 की पावर -3 रह जाएगा। न्यूटन इंटू सेकेंड इसका आंसर होगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी कैपिटल M मास का है और वो रेस्ट में है, एक्सप्लोड इनटू 3 पीस, 3 पीस में टूट गया, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम 0 है ना, मास इनटू वेलोसिटी। अब 3 पार्ट में टूट गया। पहले क्वेश्चन में बोला गया है इन दोनों में मास 2 का m/4 है, इसका मास m/4, इसका भी मास m/4 है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद वेलोसिटी, तो ये इधर जा रहा है मान लो 3 मीटर पर सेकेंड से, तो इसको इसके परपेंडिकुलर में भेजो 4 मीटर पर सेकेंड से। तो 2 मास m/4 के 3 और 4 से एक दूसरे के परपेंडिकुलर में जा रहे हैं। तीसरे पीस का हमको बताना है वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे आसान तरीका है कि पहले इन दोनों जो वैल्यू दिया है इनका मोमेंटम का रिजल्टेंट बनाओ। तो इनका मोमेंटम किधर आया? इधर मोमेंटम आएगा, इस साइड में मोमेंटम कितना आया? m/4 इंटू 3, m इंटू v होता मोमेंटम, तो 3m/4 इधर आया। इधर का मोमेंटम कितना आया? इधर का मोमेंटम आया m/4 इंटू 4, तो ये 4 से 4 कट गया, यहाँ m बचा, यहाँ 3m/4। तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये मोमेंटम इधर आया, ये मोमेंटम y डायरेक्शन में आया, तो रिजल्टेंट मोमेंटम पहले निकालो। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट मोमेंटम आएगा वो इधर आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम पहले निकाल लो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम इस डायरेक्शन में आएगा। कितना आएगा? तो यहाँ पर जो मोमेंटम आएगा, यहाँ का मोमेंटम है 3m/4, तो स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m² और 4 का स्क्वायर 16, प्लस इधर का मोमेंटम m/4 इंटू 4, 4 कट गया, m बचा, स्क्वायर करके जोड़ दो, तो ये वैल्यू आ गई। ये कितना आ गया हमारे पास? 16 और 9 25 m², तो ये हो गया 5/4 m। तो मोमेंटम जो है इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम हमारा 5/4 m आया। तीसरा वाला जो पार्टिकल होगा, तीसरा वाला पार्टिकल इसी मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में बना दो। तो अगर ये इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ गया इधर, तो तीसरे वाले का इधर जाएगा, और तीसरे वाले का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा? m मास था, m/4 मिलके m/2 हो गया, तो तीसरे वाले का मास कितना हो गया? m/2। इसके वेलोसिटी हमने v डैश मान लिया। तो इस डायरेक्शन का मोमेंटम को इस डायरेक्शन के मोमेंटम के बराबर कर दो। ये हमारे पास मोमेंटम आया m 5/4 m बराबर क्या लिखोगे? m इंटू वी, m/2 इंटू वी डैश। m से m कट गया, 2 से 4 कट गया, 5/2, 5/2 का मतलब 2.5। तो जब भी कोई बॉल या कोई भी बम है और वो अगर 3 पार्ट में टूट रहा है, जिसमें से 2 पार्ट क्या दिया रहता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, तो पहले उन दोनों पार्ट का मोमेंटम निकालेंगे। तो x डायरेक्शन में मोमेंटम 3m/4 आया, y डायरेक्शन में मोमेंटम m आया। इन दोनों मोमेंटम का रिजल्टेंट मोमेंटम निकाला, 5/4 m आया। तीसरा वाला पार्टिकल या तीसरा वाला पार्ट इस मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो मोमेंटम इधर बना था, तो उसके अपोजिट में तीसरा वाला जाएगा। तीसरे वाले का मास m/2 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मास जोड़ो, m/4 मिलके m/2 हुआ, और टोटल मास m था, तो m/2 में से m घट गया, m/2 तीसरे वाले का मास होगा, और तीसरे वाले की वेलोसिटी v डैश मान लिया। इधर का मोमेंटम बराबर इधर का मोमेंटम रख देना है, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से लगता ही है। क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ मास 1000 किलोग्राम इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी 50, मास ऑफ 250 किलोग्राम इज एडेड, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से लगाएंगे। शुरू में मास
m1, पहले मास m1 v1 था, बाद में m2 v2 हो जाएगा। मास कितना है 1000, वेलोसिटी कितनी है 50, दूसरे बार मास कितना हो गया 250 ऐड हो गया, तो 1000 प्लस 250, तो दोनों मास जोड़ देंगे 1000 प्लस 250, ये टोटल मास हो गया इनटू वेलोसिटी। v2 की वैल्यू निकालेंगे, v2 इक्वल टू, तो 1000 ये हो गया हमारा 1000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 12/50, ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस 250, तो 1250। यहाँ से 0 से 0 काट दो, 5 से इसको काट दो, 25 हो गया, और इसको काटेंगे तो 40 आएगा, 40 मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। अगला करते हैं क्वेश्चन। If the first second of its flight rocket eject 160 of its mass with velocity of 2400 meter, the acceleration of the rocket, तो acceleration of the rocket होता है u by m dm by dt या डेल्टा m by डेल्टा t। u जो वैल्यू है एग्जॉस्ट वेलोसिटी है 2400, मास रॉकेट का कैपिटल M मान लिया, dm क्या लिखोगे 160 ऑफ इट्स मास, तो इजेक्ट यहाँ पर लिखोगे 160, टोटल मास m था तो m बाई 60 उसका इजेक्शन मास हो गया, डेल्टा m का वैल्यू, और टाइम की वैल्यू फर्स्ट सेकंड है तो t की वैल्यू 1 रखेंगे, m से m कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 से 40, 6 चौके 24 यानी 40 आएगा, 40 इसका आंसर होगा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अगर इसमें से यहाँ पर अगर g का वैल्यू दिया होता, सपोज दैट यहाँ पर g का वैल्यू 10 होता, अगर ये क्वेश्चन में g का वैल्यू 10 देता तो हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पर 40 ना आके 30 आता है ना, तब हम लोग इक्वेशन ये लिखते हैं a बराबर u बाई m माइनस का dm u बाई m इंटू डी एम बाई डी टी, यू बाई एम इंटू डी एम बाई डी टी माइनस का g, तब ऐसा क्वेश्चन में हम लोग ग्रेविटी का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में ग्रेविटी नहीं दिया है तो ग्रेविटी का यूज नहीं करेंगे, तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो क्वेश्चन में जी नहीं दिया है इसलिए हम लोग ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, और अगर जी दिया होता क्वेश्चन में तो जी लगाते फिर आंसर बदल जाता। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। A train is moving with velocity of 20 meter per second on this dust is falling at the rate of 50 किलोग्राम। तो यहाँ पर कोई मान लेते हैं कि गाड़ी है और मान लो ये चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से ये चल रही है, और जो यहाँ पर गिर रहा है इसके ऊपर वो कितना है 50 किलोग्राम पर मिनट से नीचे इस पे गिर रहा है कुछ, तो ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी। अच्छा कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ये फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा, तो F बराबर u डी एम बाई डी टी से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट, केवल क्या बदल जाएगा यहाँ पर मास बदलेगा। u की वैल्यू क्वेश्चन में 20 है, डी एम बाई डी टी क्वेश्चन में है 50, और t का वैल्यू क्वेश्चन में मिनट है तो 60 कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 0 से 0 काट दो 100/6, और 100/6 को लिख सकते हैं हम लोग लगभग 16.6 के करीब आंसर आ जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। ए स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास ओवर ए क्लैंप ऑफ मास स्मॉल एम, ये स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम है, द फोर्स ऑन द पुल्ली, तो ये जो पुल्ली है इस पे फोर्स कितना होगा, तो इस पुल्ली पे एक फोर्स तो नीचे लग रहा है, देखो इस पे लगेगा इसका mg, और यहाँ पर लग रहा है टेंशन, यहाँ लग रहा है टेंशन, ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या लगेगा टेंशन, तो रिजल्टेंट ये वाला जो फोर्स होगा वो वैल्यू हमको निकालना है, इसको हमने मान लिया रिजल्टेंट। तो R बराबर क्या आएगा, देखो R बराबर दोनों फोर्स परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों जोड़ देंगे और ये वाला, तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर देखो T का वैल्यू किसके बराबर होगा, T का वैल्यू होगा कैपिटल mg के बराबर, ठीक है ना, T का वैल्यू किसके बराबर है कैपिटल mg के, तो यहाँ पर mg प्लस t है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल m इंटू जी प्लस टी का स्क्वायर, प्लस ये वाला फोर्स इधर लग रहा है T,
का स्क्वायर, दोनों वैल्यू जोड़ देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल टी का वैल्यू एम जी के बराबर होगा, तो एम जी हो जाएगा, इसको स्क्वायर करना है, प्लस टी का वैल्यू कैपिटल एम जी के बराबर है, तो ये ऐसे करेंगे। अच्छा, जी स्क्वायर यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो जी को बाहर ले लें, स्क्वायर है तो बाहर होकर जी बचेगा। अब हमारे पास जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, तो ये रिजल्ट हमारा आएगा। तो m प्लस m का स्क्वायर प्लस कैपिटल M का स्क्वायर, और ये जो यहाँ पर g दिया है ना, हाँ यहाँ पर जो g, ये आंसर सही है, लेकिन g जो है यहाँ नहीं लिख के ब्रैकेट के बाहर होगा, अंडर रूट के बाहर होगा, ठीक है ना, तो ये वैल्यू आगे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। ए पुल्ली फिक्स कैरीज स्ट्रिंग विद ब्लॉक m एंड 3m अटैच टू द ईट सिंग। तो ये एक हमारी पुल्ली है और इससे दो मास यहाँ पर अटैच है, एक मास है m और दूसरा मास है 3m। अगर ये मान लो नीचे जा रहा है a से, तो ये ऊपर जाएगा a से, ऊपर की डायरेक्शन माइनस ले लेते हैं तो इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी। सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन निकालना है, ए सी एम की वैल्यू, तो m1 a1 लिखते हैं ना, प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाई टोटल मास, ये फार्मूला होता है एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। m1 इसको ले लिया है तो 3m इंटू नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो 3m इंटू a प्लस m2 की जगह m और a2 की जगह माइनस a। तो मैं मालूम है कि यहाँ पर एक्सेशन दोनों ब्लॉक का सेम होगा, बट डायरेक्शन बदल जाता है। m1 प्लस m2, तो ये वैल्यू 4m हो गई। अच्छा, कितना एक्सेशन आता है, जरा इसका वैल्यू निकालो। तो जो एक्सेशन होता है वो हमारा होता है 3m माइनस m अपान 4m इंटू जी। तो 3m से m गया 2m, तो ये जो एक्सेशन हमारा आया वो आया g/2, एक्सेशन की वैल्यू g/2। हमको सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन निकालना है, तो जो एक्सेशन यहाँ पर आया उसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो 3ma में से ma घट गया तो ये हो गया 2ma अपान 4m, 2m से 4m कट गया तो नीचे a/2 बचा, a/2। a की वैल्यू कितना है, g/2, तो a/2, a की वैल्यू g/2, नीचे 2 2 2 मिलके 4, तो आंसर आएगा g/4। g/4 इसका राइट आंसर होगा। हमें क्वेश्चन में एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। क्वेश्चन में अगर एक्सेशन पूछता है ब्लॉक का एक्सेशन कितना होगा, तब आंसर g/2 होगा, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन कितना होगा तो आंसर g/4 होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। ए स्टिक ऑफ 1 मीटर इज मूविंग विद वेलोसिटी 2.7 इंटू, ये वैल्यू 10 की पावर 8 है। तो ये वेलोसिटी लगभग स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटी से कंपेयर में दिया हुआ है। तो जब भी किसी के वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेयर में होता है तो थोड़े से रिलेटिविटी वाला हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाते हैं। व्हाट इज द अपरेंट लेंथ, तो जो अपरेंट लेंथ आता है L बराबर, ये फार्मूला याद रखना है, L0 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होगा, तो इसको आपको याद भी रखना होगा। L0 का वैल्यू 1 मीटर रखेंगे, 1 माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्वेश्चन में 2.7 इंटू 10 की पावर 8, और नीचे कितना है सी स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 10 की पावर 8, और इसको क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। 10 की पावर 8 कट गया, 3 से ये हो गया हमारा 0.9, स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, हाँ ये वैल्यू अंडर रूट में भी रहता है, ये वैल्यू अंडर रूट में भी रहता है, तो वैल्यू आ जाएगा 1 अंडर रूट 1 माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे 81, तो 0.81 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गया हमारा 1 माइनस 0.81 लगभग 0.19, और ये वैल्यू अंडर रूट में आएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको 19/100 रखोगे तो 19/100 को लिख सकते हो 20/100, 20 को लिख सकते हो 4.4, 100 को 10, लगभग 0.4 के करीब आंसर आएगा। 0.4 इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। 3 वेट ABC कनेक्टेड है
यहाँ पर निकालना है क्वेश्चन में टेंशन, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। इनका टेंशन निकालना है यहाँ पर। तो देखो टेंशन निकालने के लिए ये वाला मास को ऐसे रखो 1, और इधर का जो मास है इसको डबल कर दो, तो 2 × 5 लिखो, डिवाइडेड बाई टोटल मास 1 + 3 + 5 × g। तो ये हो गया 10, और ये कितना हुआ 9 × g, तो 10g/9 इसका आंसर होगा। क्या करना रहता है, देखो हमको जैसे क्वेश्चन में b और c के बीच में निकालना है, नहीं टेंशन इन द a एंड b, अच्छा a और b के बीच में निकालना है, हाँ ठीक है। ये वाला टेंशन हम लोग निकाल रहे हैं, इस वाले टेंशन को ये निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला मास को ऐसे रहने दो, इधर वाले मास को डबल कर दो, तो जहां निकालना है उसके नीचे वाले मास को वैसे रहने दो, दूसरे साइड के मास को डबल कर दो, तो 2 × m कर दिया, अपान टोटल मास कर दो, × g कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला करते हैं, बिना एफबीडी के क्वेश्चन कर सकते हो, एफबीडी आपने पढ़ा है तो उससे करो, टाइम लगेगा लेकिन फिर भी कर लोगे आराम से। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है 10 किलोग्राम मास है एक्सेशन 12, इसका एक्सेशन 12 दिया है, इसका एक्सेशन कितना है 12, तो बताना है व्हाट इज द एक्सेशन ऑफ इसका, यहाँ का एक्सेशन क्या होगा। तो इसको हम लोग A1 मान लें, इसको A2 मान लें। चलो ये अगर इसमें फोर्स लगेगा तो यहाँ पर टेंशन लगेगा, पहले टेंशन देख लो कितना होगा, तो ये जो टेंशन होगा T = ma होगा, टेंशन की वैल्यू निकालो, m × a 10 × a 12, तो ये हो गया 120 न्यूटन। तो 120 न्यूटन का यहाँ पर टेंशन आया। ब्लॉक आगे चल रहा है तो इसका इक्वेशन लिखो, आगे चल रहा है 200 न्यूटन, पीछे फोर्स कितना लग रहा है टेंशन कितना 120 न्यूटन, बराबर m × a 20 × a। फार्मूला क्या लिखा, F माइनस इधर का फोर्स बराबर m × a, 200 - 20 120, ये हो गया 80 बराबर 20 A2, तो 20 से कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन है 2 इक्वल मासेस, ये मास m है, वेलोसिटी इसकी u है, दूसरा मास का वैल्यू m है, वेलोसिटी u है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम वेलोसिटी v, दोनों की वेलोसिटी कितनी है v, इसको u ना मान के v दिया है क्वेश्चन में, तो दोनों की सेम वेलोसिटी v है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, अब दोनों गए और टकरा गए और जुड़ गए, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है। तो हमको मालूम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m × v, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो इधर का मोमेंटम नेगेटिव लिखेंगे, -m × v, इनिशियल मोमेंटम, बराबर दोनों मास जुड़ जाएगा तो 2m × v डैश, mb - mb मिला के 0 हो गया, तो v डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आएगा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का आंसर क्या होगा 0, ठीक है ना। तो ये कोलिजन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, और चेंज इन मोमेंटम बराबर अभी हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा P बराबर होता है F × डेल्टा P बराबर होता है F × डेल्टा T। क्वेश्चन में 100 है, टाइम का वैल्यू 0.1 है, तो आंसर होगा 10 किलोग्राम मीटर/सेकेंड, तो आंसर 10 हो जाएगा। अगला करते हैं, ए पर्सन ऑफ 60 किलोग्राम इंटर लिफ्ट गोइंग अप, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है भाई, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो अभी हम लोगों ने ये टाइप के क्वेश्चन किया है, एक्सेशन की वैल्यू है 2, द वर्टिकल अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन, तो ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो टेंशन के बराबर, तो T बराबर हो गया m g + a, ऊपर जाएगा तो g + a करना है, m का वैल्यू 60, g का वैल्यू 10, a का वैल्यू 2, 12 720 न्यूटन इसका आंसर होगा। अगला करते हैं, ए पर्सन ऑफ 60 किलोग्राम इंटर ए लिफ्ट गोइंग अप विद एक्सेशन 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, अपवर्ड फोर्स, तो ये तो अभी लगा दिया था 720 होगा, क्वेश्चन रिपीट हो गया। ए पर्सन 60 किलोग्राम डिसेंड ए लिफ्ट विद एक्सेशन 2 मीटर/सेकंड, द केबल ऑफ लिफ्ट सडनली ब्रेक, लिफ्ट नीचे की ओर जा रहा है और अगर केबल टूट गया
तो ये फ्री फॉल होके गिरेगा, मतलब इसका एक्सेशन जी के बराबर हो जाएगा। तो अगर केबल टूट गया तो एक्सेशन जी के बराबर हो जाएगा, तो जो टेंशन आता है वो एम जी प्लस ए होता है ना। नीचे की ओर जा रहा है तो जी माइनस ए लगाते हैं। तो अगर लिफ्ट नीचे की ओर जा रहा है तो जी माइनस ए लगाएंगे और ए का वैल्यू जी के बराबर रखेंगे, तो ये जी जी कट जाएगा, तो टेंशन जीरो आएगा, मतलब पर्सन का वेट जीरो आएगा। चलिए अगला करते हैं। चलिए भाई यहीं तक था। तो ये था हम लोग का न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का एक पार्ट। और आपको मालूम है संडे को जो टेस्ट आ रहा है तो ये चैप्टर उसमें आ रहा है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी आएगा, फ्रिक्शन भी आएगा, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन भी आएगा, वेक्टर अभी बचा हुआ है, तो वेक्टर हम लोग अगले वाले क्लास में वेक्टर के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक के क्वेश्चन आप अपने DPP 3 से मिला लेना, और DPP 3 में प्रोजेक्टाइल मोशन और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप उसको वहाँ से कर लेंगे। वेक्टर का हम अगली क्लास में इसको कराएंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप लोग क्लास में मिलकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही क्लास अटेंड करते रहिए।